हाइड्रोलिसिस में हमने देखा एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है। और अब हाइड्रोलिसिस के लिए इवन इफ अगर ये हाईली पोलराइज्ड है, सपोज इफ दिस इज हाईली पोलराइज्ड, तो भी ये अपने आप से अलग नहीं होता। अलग होने के लिए एक और स्पीसीज या मॉलिक्यूल या केमिकल स्पीसीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है, अपने आप से नहीं होता, बगैर असिस्टेंस के नहीं होता। हेट्रोलिसिस रिक्वायर्स सेपरेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। मान लीजिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में अट्रैक्शन होगा। अब जो चीज अट्रैक्ट कर रही है हम उसको अलग अलग करना चाहते हैं, तो अपने आप से तो होगी नहीं, तो आपको किसी और की बाहर की असिस्टेंस चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी, जिससे ये अलग अलग हो सके। क्योंकि जब अट्रैक्शन है तो इसका मतलब कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए इनको अलग अलग करने के लिए। तो क्या करेंगे, हम जैसा लिया और ये इससे जुड़ने की कोशिश करेगा। वाई के पास लोन पेयर है, वाई ए से जुड़ने की कोशिश करेगा और जुड़ के वो ये बनाएगा समथिंग लाइक दिस। एक नया बॉन्ड बन जाएगा वाई और ए के बीच में, और बी नेगेटिव हमें अलग से मिल जाएगा। मतलब एक हेट्रोलिसिस कुछ इस प्रकार से होगी। अब हम बात करेंगे कुछ एसिड और बेस के रिएक्शंस को लेके, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, एसिड का बेसिस के साथ रिएक्शन होगा, उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एसिड बेस रिएक्शंस। मैं रिएक्शन को RXN लिख देता हूं। Many of the reactions that occur in organic chemistry are either acid-base reactions themselves or they involve an acid-base reaction at some stage. Organic chemistry में जगह एसिड और बेस रिएक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा, ये एसिड है, ये बेस है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ हो रहा है। या किसी स्टेज पर इंटरमीडिएट के तौर पे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो अब हमें सीखना पड़ेगा, कुछ थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी जो हम जनरल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे। उसमें से एक थ्योरी है, इसके ब्रॉन्स्टेड-लॉरे थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड। जो मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट करे या लूज करे उसको हम बोलते हैं एसिड। डोनेट करने वाला या लूज करने वाला। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज ए बेस। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला बेस है। इसका एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दिस इज एन एसिड, HCl हेयर, पहले समझ लेंगे इसको। HCl जो है वो एसिड है यहां। क्यों? क्योंकि इट इज ए प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। किसे डोनेट कर रहा है? ये इसे। तो यहां पर ये क्या हो गया? बेस। क्यों हो गया? क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। दिस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। H2O का मॉलिक्यूल H+ ले रहा है और लेने के बाद क्या बना दे रहा है? हाइड्रोनियम आयन। ध्यान से देखिए, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, राइट। और जो हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, इसमें एक और कंसेप्ट मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, आपको सिखाना चाहूंगा। वो क्या है कि ये बन जाएगा कंजुगेट एसिड। या ऐसे समझ लो कि HCl जो कि एसिड है यहां पर, इसने H आयन दिया या प्रोटॉन दिया, बचा क्या? Cl-। तो एसिड अपना H आयन देता है, तो जो बचता है Cl- को हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, HCl ने H आयन दिया, प्रोटॉन दिया, जो बचा Cl-। HCl था एसिड, Cl- जो बचा उसको कहेंगे कंजुगेट बेस। H2O जिसने बेस की तरह काम किया, H आयन लिया, बन गया कंजुगेट एसिड। एसिड में से H आयन देंगे, बचेगा कंजुगेट बेस। बेस में H आयन लेंगे, बनेगा कंजुगेट एसिड, जो कि यहां हाइड्रोनियम आयन है, H3O+ जिसको कह रहे हैं हम। द मॉलिक्यूल और आयन दैट फॉर्म्स व्हेन एन एसिड लूजेस इट्स प्रोटॉन इज कॉल्ड कंजुगेट
बेस ऑफ द एसिड। एक और एग्जांपल लिखते हैं आपके सामने। हियर HI इज एसिड, इसको मैं एसिड लिख देता हूं A से, और I माइनस जो है वो हो जाएगा कंजुगेट बेस। CB मतलब कंजुगेट बेस, ये है बेस तो ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड। Ca मतलब कंजुगेट एसिड। एक और एग्जांपल आपके लिए लिख देते हैं, HBr प्लस H2O, ये एसिड, ये बेस, ये कंजुगेट एसिड, ये कंजुगेट बेस। और देखते हैं एक और एग्जांपल लिखते हैं आपके लिए, H2SO4 प्लस H2O। पहली बात क्या है, H2SO4 क्या है, इट इज ए डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक का मतलब 2 प्रोटॉन देने वाला, 2 H आयन देने वाला, डाइप्रोटिक भी कहते हैं, इसको आप डाइबेसिक भी कह सकते हैं। इट इज ए डाइबेसिक एसिड। ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, ये हो गया कंजुगेट एसिड, और ये हो गया कंजुगेट बेस। नोट कर लीजिए इसे। देखिए यहां H2SO4 जो है वो एक H आयन दे रहा है, क्या बना रहा है, HSO4 माइनस। HSO4 माइनस जो है ये फिर से H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा प्लस सल्फेट आयन। इस केस में यहां पर ये एसिड है, ये बेस है, B से बेस, ये कंजुगेट एसिड और ये कंजुगेट बेस। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि H2SO4 के अगर 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो 100 के 100 इस तरह से ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन HSO4 के 100 लिए तो सिर्फ 10 ब्रेक होंगे। क्यों ब्रेक होंगे, क्योंकि HSO4 माइनस से आप क्या निकाल रहे हो, एक प्रोटॉन। HSO4 माइनस से हम क्या निकाल रहे हैं, एक प्रोटॉन। देखो HSO4 माइनस पर है नेगेटिव चार्ज, HSO4 माइनस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और हम उससे ले रहे हैं H प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है। किसी नेगेटिव आयन से पॉजिटिव चार्ज लेना मुश्किल काम है, इसलिए जो सेकंड प्रोटॉन है, जो HSO4 माइनस से प्रोटॉन जो हम H आयन निकाल रहे हैं उसको निकालना मुश्किल है, इसीलिए ये रिएक्शन जस्ट 10% होता है। इसको नोट कर लीजिए इस बात को, जस्ट 10% होता है ये वाला सेकंड स्टेप। एक चीज और मैं फिर से बताना चाहूंगा कि एसिड जब अपना H आयन देता है, प्रोटॉन देता है, तो बचता है, उसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो होगा वीक। और जैसा कि अगर यहां जैसा कि बेस वीक है तो उसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग। जैसे यहां H2O वीक बेस है, उसका कंजुगेट एसिड है हाइड्रोनियम आयन, वो होगा स्ट्रॉन्ग। इस बात को भी ध्यान में रखने वाली बात है। हाइड्रोनियम आयन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है OH आयन। हाइड्रोनियम आयन और OH आयन, these are the strongest acid and bases that can exist in aqueous solution in significant amounts. Aqueous solution में H3O plus और OH minus, these are strongest acid and strongest base respectively. NaOH को पानी में डिसॉल्व करते हैं, NaOH को पानी में डिसॉल्व करते हैं, लेट अस से H2O, तो हमारे को इस तरह से आयन्स मिलते हैं, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये डिसॉल्व कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो हम देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। सोडियम आयन कुछ इस प्रकार से, दिस इज सॉल्वेटेड सोडियम आयन Na+। अब हम हाइड्रोक्साइड आयन कैसे सॉल्वेटेड होता है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। OH ion becomes solvated when H2O molecules form hydrogen bond with OH ion. देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहां, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम देखते हैं कि जब HCl का NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं एक्वस मीडियम में, मतलब पानी की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में, तो जो रिएक्शन एक्चुअली होता है वो हाइड्रोनियम आयन, जिसको H3O प्लस कहते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में होता है, और Na और Cl का कोई उसमें
एज सच डायरेक्ट रूल नहीं होता, एंड दे आर मियरली यू कैन से जस्ट स्पेक्टेटर आयंस की तरह काम करते। दे आर इन नो वे पार्ट ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन। द एक्चुअल नेट रिएक्शन, जिसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूं आपके सामने, वो कुछ इस प्रकार से होता है। मैं थोड़ा इसको करेक्ट करना चाहूंगा। सच मायने में तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ इस प्रकार से हमें दिखाना चाहिए। ये मैं लोन पेयर भी दिखा देता हूं ब्लैक डॉट से, एंड वी गेट 2 moles ऑफ H2O। दिस इज द नेट रिएक्शन। H3O प्लस OH आयन, देख लीजिए, हाइड्रोनियम आयन OH आयन के साथ मिलके एसिड बेस के साथ मिलके वाटर बना रहा है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन। काइंडली नोट डाउन दिस, हम इक्विलिब्रियम में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये मान लो मेरे प्यारे बच्चों, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एसिड है, और यहां पर ये काम कर रहा है बेस का, जो कि कायदे से वीक बेस है। H2O एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, लेकिन हर बार जनरली आपको ये वीक दिखाई देता है, वीक की तरह रिएक्ट करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका जो कंजुगेट बेस होगा, दिस इज ए कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होगा, और वीक बेस का कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसको समझ लें, कंजुगेट एसिड ऑफ ए वीक बेस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। एक और एग्जाम्पल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। CH3COOH प्लस H2O gives acetate ion plus hydronium ion. तो suppose this is a weak acid, weak acid है, तो इसका कंजुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ये कंजुगेट बेस है, और ये बेस जो कि वीक बेस है, तो इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हम एसिड बेसिस का एक और कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जनरली जहां लोन पेयर होता है वो लुईस बेस की तरह काम करता है, और जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल AlCl3। देखिए इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये Cl माइनस अगर इसको मिल जाए तो ये बना देगा AlCl4। सो दिस इज नथिंग बट ए लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि Al 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना लिए, 6 कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। तो जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो लुईस एसिड की तरह काम करेगा, बिहेव करेगा। एक और आप लोगों के सामने एग्जाम्पल रखना चाहता हूं, AlCl3। अगेन इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दें। अब देखिए AlCl3 को चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर, और अमोनिया के पास है, तो ये अगर आपस में डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बना लें कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा? हमारे को AlCl3 यहां पर लुईस एसिड की तरह काम करेगा, और अमोनिया जो है वो लुईस बेस की तरह काम करेगा। लेट मी हाईलाइट दिस, ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, और हमारे को कुछ ऐसा मिल जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसे बन जाएगा। AlCl3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो वो लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो वो लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, और हमारे को ये मिल गया जिसमें एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हम एक और एग्जाम्पल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स करके। अमोनिया का BF3 के साथ रिएक्शन, ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, लोन पेयर है, ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, सेक्सटेट कंप्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका आप अगर देखना चाहें तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है, ट्राइगोनल प्लानर शेप होती है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो हमारे को जो फाइनली मिल जाता है वो कुछ इस तरह से मिल, कुछ लोग ऐसे भी दिखाना पसंद करते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे भी दिखा देते हैं, जैसे मर्जी दिखा दीजिए, फॉर्मल चार्ज को यूज कर। दिस और दिस H आयन OH आयन के साथ, देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, बना दिया H2O।
ऐसे दिखा सकते हैं इसको कुछ इस प्रकार से। एक और एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ H+ लुईस एसिड और H2O लुईस बेस की तरह काम कर रहा है और हमें हाइड्रोनियम आयन मिल जा रहा है। और देखिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, यहाँ लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है सेंट्रल एटम, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है अमोनिया से, ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। तो बच्चों ने देखा ये कुछ एग्जाम्पल्स, लुईस एसिड का कंसेप्ट देखा, लुईस बेस का कंसेप्ट देखा। कार्बोकेटायंस हमने पढ़े थे, जो हमने देखे थे कि दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज रादर आई विल से। कार्बोकेटायन देखे थे, उसका थोड़ा सा हट के ये बता रहा हूं एक जस्ट नॉलेज के लिए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये भी लुईस एसिड की तरह काम करती हैं, क्योंकि इसका भी सिक्सटेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो इनको भी इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था, पिछली क्लास में जो देखा था, पिछले सेशन में देखा था। तो ये भी लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। दीज कार्बोकेटायंस आर हाईली रिएक्टिव बट दे हैव वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, शॉर्टली लिव्ड बट हाईली रिएक्टिव, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कार्बोकेटायन, कार्बन आयन ये इंटरमीडिएट की तरह मिलते हैं हमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक आइसोमेरिज्म का एक टॉपिक है, सब टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो हम एल्कीन्स में स्टडी करते हैं। देयर आर 2 टाइप, तो वो कुछ ऐसा होता है। देखिए यहां पर ये दोनों सेम साइड में हैं, सेम एटम सेम साइड, डबल बॉन्ड के इस तरीके से देखा जाए, 2 अलग अलग कार्बन पर Cl लगे हुए हैं लेकिन वो सेम साइड में आ रहे हैं, उसको बोलते हैं सिस आइसोमर, सिस। और अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं, अगर आप ध्यान से देखें इसको, ये Cl अपोजिट आ रहे हैं, अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं और अपोजिट साइड में, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। इसमें मैं एक और एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा आप लोगों को, किस तरीके से। देखिए पहले समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। देखिए ये भी सिस का एग्जांपल है, क्योंकि Cl सेम साइड में आ रहा है, भले ही ये दोनों डिफरेंट हैं, ये एग्जांपल सिस का है। और यहां पर ये देखिए Cl अपोजिट साइड में आ रहे हैं अलग अलग कार्बन पे, तो ये एग्जांपल ट्रांस का है, भले ही ये और ये डिफरेंट है, इसको हम ट्रांस में बोलते हैं, ये ट्रांस वाला पार्ट है। इसमें एक और एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए ऐसा है, जब एक ही कार्बन पे 2 सेम एटम जुड़े होते हैं, तो ना ये ट्रांस होता ना सिस होता, आप कुछ पता नहीं लगा सकते, नाइदर सिस नॉर ट्रांस। और इसी प्रकार से आप मान लीजिए इसमें भी नहीं पता लगा सकते, क्योंकि अगर इसको और इसको देखें तो ट्रांस है और इसको और इसको देखें तो सिस है, तो इसमें भी सिस ट्रांस का पता नहीं लगाया जा सकता। नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम्स और स्कूल के एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो इसमें हम समझाना चाहते हैं, देखिए ट्रांस में ये जो ट्रांस है ये वाला, इट हैज गॉट सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये हो गया कि ये नॉन पोलर होगा कंपाउंड, नॉन पोलर से इसका डाइपोल मोमेंट भी हो जाएगा 0, और यहां पर देखिए ना इधर सिमेट्री है ना इधर सिमेट्री है सिस के केस में, तो इसलिए ये पोलर होगा और इसका डाइपोल मोमेंट भी ग्रेटर देन 0 होगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, मींस दिस विल बी, सिस विल बी पोलर एंड दिस, ये जो ट्रांस वाला है ये होगा नॉन पोलर। इफ द मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल देन वी हैव मोर पर हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये भी आप नोट कर लीजिए। अगर सिमेट्री है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, और पोलर होने पर, पोलर का मतलब पोल्स डेवलप हो गए हैं, नेगेटिव पोल्स और पॉजिटिव पोल्स, तो मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जहां पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वहां अट्रैक्शन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मान लीजिए, लेट मी टेक दिस एज एग्जांपल, ये ट्रांस का एग्जांपल है, दिस इज ट्रांस। तो यहां पर ऐसे तो सिमेट्री है, बट ऐसे नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल CH3 और H इज डिफरेंट। तो ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट जो है वो एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, लेकिन
बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ये बात तो तय है। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम सीखेंगे परसेंटेज कार्बन निकालना, परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑक्सीजन या हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस वगैरह वगैरह, उनका परसेंटेज कैलकुलेट करना। कार्बन को कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों CO2 में, हाइड्रोजन को H2O में, और यहां हम यूज करते हैं H2O को डिसॉल्व कर लेते हैं यूट्यूब के अंदर एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2 में, और इसी तरीके से CO2 को हम डिसॉल्व कर लेते हैं H2O इसमें एनहाइड्रस CaCl2 में कर लेते हैं, और CO2 को डिसॉल्व कर लेते हैं ऐसा यूट्यूब में जिसमें KOH सॉल्यूशन होता है। फिर मेजर कर लेते हैं कि कितना उसका वेट बढ़ा है, और नेट डिफरेंस जो आता है वो हमें पता चल जाता है अलग अलग ट्यूब्स के अंदर कि CO2 कितना है मास का, मास CO2 का कितना मास है और H2O का कितना मास है। अब हम उस फॉर्मूले को से करेंगे कि परसेंटेज CO2 और परसेंटेज H2O कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, कार्बन का मास होता है 12 और CO2 का होता है 44। तो इन 44 ग्राम्स इफ वी हैव गॉट 12 ग्राम कार्बन, तो मान लीजिए हमारे पास M1 ग्राम CO2 है। सपोज M1 ग्राम CO2 है, तो कार्बन कितना हो जाएगा, इतने ग्राम कार्बन, राइट। तो थोड़ा इधर कर देते हैं, मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास था M, तो परसेंटेज कार्बन जो हमारे सामने आएगी वो आएगी मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी मास ऑफ कार्बन divided by mass of organic compound into 100 will give us percentage carbon. This is mass of carbon. Let me write this. Mass of carbon. M is mass of organic compound. Mass of carbon divided by mass of organic compound multiply by 100 will give us percentage carbon. इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, like this. अब परसेंटेज हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज हाइड्रोजन, सो 18 ग्राम H2O कंटेन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन। सपोज आई हैव गॉट M1 ग्राम H2O, M1 ग्राम H2O में this much gram of hydrogen I have, and again mass of organic compound is M, so परसेंटेज हाइड्रोजन जो हमारे सामने आएगा वो आएगा, दिस इज परसेंटेज हाइड्रोजन। नाउ लेट अस कैलकुलेट परसेंटेज हेलोजन। परसेंटेज हेलोजन के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं केरियस मेथड। इसमें हम परसेंटेज क्लोरीन, परसेंटेज ब्रोमीन, परसेंटेज आयोडीन कैलकुलेट करना सीखेंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हेलोजन होता है उसको क्लोरीन को AgCl में, ब्रोमीन को AgBr में और आयोडीन को AgI में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका जो मास आएगा इस तरीके से। तो हमारे सामने जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्लोरीन का लें, तो वी हैव गॉट 143.5 ग्राम AgCl में हमारे को 35.5 ग्राम क्लोरीन होती है। सो इन M1 वी विल हैव 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 इनटू M1। और मान लीजिए अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास M है, इनटू 100 विल गिव अस परसेंटेज क्लोरीन। ये फॉर्मूला ये हो जाएगा 35.5 डिवाइडेड बाय इनटू M1 into 100, this is percentage chlorine. Similarly, I will have 80 upon 188 into M1 into 100 divided by this will give me percentage bromine. And similarly, I will have 127 upon 235 into M1 into 100 upon
this will give me percentage iodine. So this is Carius method. यहां हमें AgCl व्हाइट पीपीटी देता है, AgBr येलो पीपीटी देता है, पेल येलो, और AgI येलो पीपीटी देता है, येलो पीपीटी. तो प्रेसिपिटेट को देखना, कलर डिस्टिंग्विश करना, मेजर करना आसान है एज कंपेयर टू ये पेल येलो होता है और ये होता है व्हाइट पीपीटी. सो इसलिए हम AgCl लेते हैं. ठीक है. नाउ वी विल ट्राई टू लर्न टू कैलकुलेट परसेंटेज सल्फर. सल्फर का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सल्फर है उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड का बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के BaSO4 में कन्वर्ट करते हैं. इसका प्रेसिपिटेट बनता है. इस प्रेसिपिटेट को मेजर करते हैं और हम ये देखते हैं कि इसमें इसका मास जो होता है दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 233. तो हम ये देखते हैं 233 ग्राम बेरियम सल्फेट contains 32 grams sulfur. So M1 contains gram of barium sulfate contains this much sulfur, this much gram of sulfur. So percentage sulfur जो हमारे सामने आएगी वो आएगी 32 upon. So this is percentage sulfur. ये सल्फर का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो गया. Now we will calculate percentage phosphorus. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फॉस्फोरस होता है हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं Mg2P2O7. Mg2P2O7 का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करते हैं. इट कम्स आउट टू बी 222. तो आप देखिए 222 इतने ग्राम Mg2P2O7 में फॉस्फोरस जो है वो 62 ग्राम्स है. We have got 62 grams phosphorus. So M1 में it will come out to be 62 M1 gram phosphorus. So percentage phosphorus will come out to be 62 M1 upon 222 into M into 100. This we will get. This is percentage phosphorus. एक और तरीका होता है percentage phosphorus कैलकुलेट करने का. उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट. इसमें इसका फॉर्मूला होता है MO स्टैंड्स फॉर मोलिब्डेनम. इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1877. 1877 ग्राम अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में वी हैव गॉट 31 ग्राम फॉस्फोरस. तो M1 में आ जाएगा और इस तरीके से M1 में जो आएगा 31 M1 this much gram phosphorus. In M1 we will have this much gram phosphorus और percentage phosphorus जो हमारे सामने आएगा. So this is percentage phosphorus. नोट कर लीजिए प्लीज. नोट कर लिया बच्चों ने. अब आगे चलते हैं. अगला हम कैलकुलेट करना सीखते हैं परसेंटेज नाइट्रोजन. परसेंटेज नाइट्रोजन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसको हम उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं. नाइट्रोजन गैस का हम कंडीशंस हम अगर ये कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों चीज कैलकुलेट कर लेते हैं. हमें पता है एक फॉर्मूला P1V1 अपॉन T1 is equal to P2V2 upon T2 and let us say these P2V2 and T2 are at STP. हमारे को we know कि प्रेशर एंड टेम्परेचर एट STP हमें पता होता है. ये सारा हमने मेजर कर रखा है. वी कैन कैलकुलेट V2. V2 इज वॉल्यूम एट STP. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे हमें वॉल्यूम पता है. हमें एक और चीज पता होता है कि 22.4 लीटर गैस का 1 मोल होता है एट STP. 22.4 लीटर गैस 1 मोल के बराबर होती है. तो V2 लीटर्स कितना होगा? वो होगा इतने मोल्स. 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल, तो V2 लीटर का मतलब इतने मोल्स, दिस मोल्स. एंड V2 अपॉन 22.4
into 28 will give me mass of नाइट्रोजन इन ग्राम्स. इतने ग्राम नाइट्रोजन. तो परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने की बारी जब आएगी, परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने के लिए, तो आई विल हैव V2 into 28 upon 22.4 into molecular mass of organic compound into 100 will give me percentage nitrogen. This is how I will calculate percentage nitrogen. इसको नोट कर लीजिए आप लोग. मैं फिर से रिपीट करूंगा. नाइट्रोजन गैस में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने कन्वर्ट किया, फिर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उन कंडीशंस पे अगर हम मेजर कर लेते हैं, टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम कर लेते हैं, तो यूजिंग P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, जहां P2 V2 T2 STP कंडीशंस पर हैं, हमें प्रेशर और टेम्परेचर पता होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस का, वी कैन कैलकुलेट V2. 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP गिव्स अस 1 मोल ऑफ गैस. तो V2 वॉल्यूम हमें कितने मोल्स देगा, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मास देगा नाइट्रोजन का, डिवाइड कर देंगे नाइट्रोजन के मास को मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वी विल गेट परसेंटेज नाइट्रोजन. और इस मेथड को हम बोलते हैं ड्यूमास मेथड. दिस इज नोन एज ड्यूमास मेथड. एक और परसेंटेज नाइट्रोजन कैलकुलेट करने का एक और तरीका है कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन दे रखा है, उस सबको मैं नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेता हूं अमोनिया में, और मैं क्या करता हूं, इस अमोनिया का टाइट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन करता हूं किसी एसिड से, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड से. तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट, यहां इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगाऊंगा, जितना ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन का होगा, इक्वल ही ग्राम इक्विवेलेंट होगा अमोनिया का. एग्जैक्टली जितने ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन से ही अमोनिया बन रहा है. और जितना न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस. इसमें जो फॉर्मूला लगता है NaVA इज इक्वल टू NbVb, तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन का कैलकुलेट कर लूंगा, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. यहां पर ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को. इसको यूज करके हम ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन के निकाल लेंगे, और जब ग्राम इक्विवेलेंट नाइट्रोजन के निकाल लेंगे तो उससे मास ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा. फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ नाइट्रोजन, और जब मास ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा तो मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 विल गिव अस परसेंटेज नाइट्रोजन. और इसको हम बोलते हैं जेल्डाल मेथड. दिस इज नोन एज जेल्डाल्स मेथड. ये ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से थोड़ा आसानी से हो जाएगा उस तरीके से भी जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है आप लोगों के स्टैंडर्ड को लेकर. नाउ यू कैन डू ऑल द सॉल्व्ड एग्जांपल्स. इन द लास्ट टू केसेस वी हैव स्टडीड ड्यूमास मेथड एंड जेल्डाल मेथड, जिसमें हमने परसेंटेज नाइट्रोजन सीखी. इसके अलावा हमने इससे पहले फास्फोरस का परसेंटेज निकालना 2 मेथड से सीखा. इससे पहले सल्फर का देखा बेरियम सल्फेट बना के. इससे पहले हमने देखा केरियस मेथड का देखा, जिसमें हमने हेलोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखा, जिसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि AgCl, AgBr और AgI प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जिसमें AgCl का व्हाइट और AgBr और AgI का पेल येलो और येलो प्रेसिपिटेट होता है. परसेंटेज हाइड्रोजन और कार्बन का भी सीखा. नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू.